गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी बेटा? हाँ, मुझे कोरोना हो गया था इसलिए बहुत दिनों तक क्वारंटाइन में था मैं। इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, आई एम फाइन नाउ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो 11th का रिवीजन अपने को करना है उसका ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि पहले एसएचएम वेव्स कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं अपन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। ठीक है, जिसमें फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनामिक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स बचा है, कोई कह रहा है, देवांश कह रहा है वेव ऑप्टिक्स बचा है। हाइगन्स प्रिंसिपल बाकी है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे लग रहा है सर ने करा दिया है। ठीक है, नहीं तो आप मुझे बताना। बचा था ना वेव ऑप्टिक्स, बचा था ना हाइगन वेव थ्योरी। यस यस, मैंने तो हाइगन वेव थ्योरी लास्ट के लिए रखी हुई थी और थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी। अच्छा, आपको अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको पीजेटी सर ने पढ़ाया है कि पीओपी सर ने? पीओपी सर ने करवा दिया है, देखो, और रिस्पॉन्स आ गया। मैं सर से बात कर लूंगा, मैं सर से एक बार पूछ लूंगा, जो बाकी होगा फिर मैं करा दूंगा, है ना। हाइगन इज लेफ्ट। उन्होंने सिर्फ पोलराइजेशन कराया, तो हाइगन्स प्रिंसिपल मतलब मैं एक बार सर से बात कर लूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा मैं। ठीक है, डोंट वरी, और मैं करा दूंगा। ठीक है, हाइगन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने आपको सीक्वेंस बता दी है। जो सीक्वेंस अपन फॉलो करने वाले हैं, अपन पहले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलूंगा। ठीक है, बट मैं काम ऐसे कराऊंगा कि आपको घर पे बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस ना करना पड़े, इसलिए थोड़ा टाइम मैं ज्यादा भी दे दूंगा। होगा क्या, नहीं तो आप लोग 12th प्री बोर्ड, 12th और 11th सब में बुरी तरह से उलझ के रह जाएंगे। तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि पेपर लास्ट ईयर जैसा थोड़ा सिंपल साइड पे आएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। तो इस रिवीजन का पर्पस ये है कि मैं बेसिक्स भी बताऊं आपको फटाफट, और थोड़ा अपर लेवल, बहुत हाई लेवल नहीं जाएंगे। बहुत हाई लेवल जाने मतलब पेपर के डिफिकल्ट आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, क्योंकि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई सफर हुई है। तो जो पेपर फॉर्मिंग कमेटी है, लॉजिकली वो यही डिसीजन लेगी कि पेपर बहुत टफ ना रखा जाए। ठीक है, तो आप यदि फुल फोकस से सुनेंगे, आराम से टिक के बैठे आप। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट्स लेना है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें नोट कराएंगे। जैसे अपन ने 12th में टाइम दिया तो फिर रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो स्क्रीनशॉट्स पे रिलाई करें, नोट्स आपके लास्ट ईयर के हैं, और जो कुछ नया लगेगा आप मेरे को यहाँ कहेंगे, तो मैं वेट करूंगा, आपको नोट कराऊंगा, है ना। तो ऑर्डर ये है, और किसी का देखो ये कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर लास्ट लास्ट में जो टॉपिक्स होते हैं 11th में, वो वहां से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम ऑर्डर बता देता हूं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके जस्ट बाद एसएचएम वेव्स, उसके बाद जैसे डिमांड आएगी। ठीक है। ठीक है, विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू टुडे। हाँ, आज अपन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, आप तो बताते जाना मेरे को कि सर ये टॉपिक्स हैं एक्चुअल में। अभी ये थोड़े दिन तो ये जो मैंने बताया ऑर्डर चलेगा, उसके बाद जैसी डिमांड आएगी ना उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। और बहुत ध्यान से सुनना, कुछ डेरिवेशंस में अवॉइड करूंगा क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम है ना। सुने ध्यान से, सबसे पहले
अपन प्रेशर वेरिएशन और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखते हैं। किसी भी फ्लूइड में प्रेशर कैसे वेरी करता है, अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले फ्लूइड स्टैटिक समझ लें, ये जो प्रिंसिपल अभी अपन डेवलप करेंगे ये कहाँ एप्लीकेबल है। फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक का मतलब ये नहीं कि फ्लूइड को स्टेशनरी रहना है, फ्लूइड चल सकता है, लेकिन जिस वेसल में है, जिस कंटेनर में है, उस कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होना चाहिए। क्या कहा मैंने? फ्लूइड जो है जिस कंटेनर में है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होना चाहिए। माने क्या? जैसे मान लीजिए एक पाइप है, इसके अंदर ही फ्लूइड कंटेन होगा, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मतलब ये कंटेनर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो ये फ्लूइड डायनामिक्स हो गया। और मान लीजिए किसी वेसल में आपने फ्लूइड भर दिया है और ये वेसल चल रहा है, तो फ्लूइड भी चल रहा है। तो फ्लूइड यदि वेसल वॉल्स के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये फ्लूइड स्टैटिक हुआ। यहां पर अपन फ्लूइड स्टैटिक के कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट पॉइंट रिवीजन का, फ्लूइड स्टैटिक यानी फ्लूइड चल तो सकता है लेकिन वेसल वॉल के रिस्पेक्ट में नहीं चलना चाहिए, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो भी सीखेंगे सब एप्लीकेबल है। ओके, तो एक तो ये स्टैटिक का डोमेन मैंने समझा दिया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं एनसीईआरटी मत लेके बैठिए, एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो एनसी हो सकता है कि मैं नोट्स बना के आपको व्हाट्सएप कर दूं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मेरी जिम्मेदारी बेटा, है ना, आप चिंता मत कीजिए। तो दूसरा पॉइंट जो है, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर वेरिएशन कौन डिसाइड करता है, तो ये याद रखना, इसका डेरिवेशन में स्किप कर रहा हूं। क्या है कॉन्सेप्ट? किसी भी डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, दैट इज चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस। समझाऊंगा, आराम से सुनो। प्रेशर की रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस के साथ, जैसे अलोंग एक्स एक्सिस प्रेशर किस रेट से चेंज हो रहा है, पर यूनिट डिस्टेंस कितने से बढ़ रहा है या घट रहा है, ये कौन डिसाइड करता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में पता करना है, तो दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम अलोंग एक्स। ये समझना अपने को, यही लिखा मैंने। किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सिस के अलोंग प्रेशर किस रेट से चेंज हो रहा है, वो बढ़ भी सकता है अलोंग एक्स, घट भी सकता है, और सेम भी रह सकता है। तो कौन डिसाइड करता है कि प्रेशर की रेट ऑफ चेंज क्या है? तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑन द लिक्विड पार्टिकल। कोई भी एक लिक्विड पार्टिकल सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर क्या निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑन दैट एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट अलोंग एक्स। तो इसको समझना है, ये बड़ा भारी लगेगा जब तक मैं इसको समझाऊंगा नहीं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे इसको नहीं हटाते, आपके पास नोट्स में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम अलोंग एक्स, ये कैसे निकालते हैं, क्यों ऐसा होता, अभी इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिवीजन में फिर मेरे पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो ये निकालते कैसे हैं ये सिखाता हूं मैं आपको, बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए ध्यान से, जैसे इस वेसल में आपको प्रेशर का वेरिएशन पता करना है। ठीक है, और मान लीजिए स्टेशनरी है, ये वेसल स्टेशनरी है। हमेशा फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए हम वेसल की फ्रेम में काम करेंगे। यू हैव टू सिलेक्ट रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेसल, अर्थ के रिस्पेक्ट में काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम हमेशा उस फ्रेम में काम करेंगे जहां फ्लूइड रेस्ट में है।
ठीक है, तो वेसल की रेफरेंस फ्रेम लेंगे, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा सा एक डिफिकल्ट एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट। मान लीजिए वेसल चल रहा है, एक्सेलरेशन ए से, है ना। अब आपको इस वेसल में प्रेशर का वेरिएशन पता करना है, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट सिलेक्ट करना है, एक पार्टिकल, फ्लूइड का पार्टिकल जिसकी वॉल्यूम आप वी मान लो, एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया कहीं। अब इसके ऊपर आजू बाजू का लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है उसको छोड़ दो, बाकी के सारे फोर्सेस प्लॉट करो। आजू बाजू का लिक्विड, इस लिक्विड एलिमेंट के ऊपर जो कांटेक्ट के कारण फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। आजू बाजू का लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है वो प्रेशर के कारण है, उसको छोड़ के बाकी फोर्सेस, मतलब जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, तो एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ही फोर्स आएंगे, अरे दो ही फोर्स आएंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक स्यूडो फोर्स, तीसरा फोर्स अकाउंट ही नहीं करना है। तो एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया, उसकी वॉल्यूम आपने मान ली वी, इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे तो सबसे पहले एम जी, ये मास, एम इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एम जी। और वेसल की रेफरेंस फ्रेम में काम करेंगे तो स्यूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये वेसल एक्सेलरेट कर रहा है। तो अपन इस रेफरेंस फ्रेम में काम करेंगे जहां वेसल यानी लिक्विड स्टेशनरी है। तो ऐसी फ्रेम जो कि एक्सेलरेट कर रही है, उसमें यदि अपन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अपने को स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है, जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स डायग्राम हो गया। इसमें आजू बाजू का लिक्विड जो उसको प्रेशराइज कर रहा वो फोर्स प्लॉट नहीं करना, तो ये प्रिकॉशन। अच्छा, अब ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू निकालना है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम वी के ऊपर फोर्स लग रहा है, वॉल्यूम वी के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये हमेशा अपन डायरेक्टली यूज करेंगे, आप इतना फटाफट करने लग जाओगे एक बार समझ में आ गई बात तो अभी देखें, ये वॉल्यूम वी के ऊपर फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम लग रहा है, तो वॉल्यूम वी के ऊपर इतना फोर्स, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ गया, इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है। तो ऐसे आप फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम डाउनवर्ड डायरेक्शन में रो जी आया, इस डायरेक्शन में फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम रो इनटू जी आया, तो इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज रो इनटू जी। इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए इसको आपने पॉजिटिव y माना, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर की रेट ऑफ चेंज, जिस डायरेक्शन में प्रेशर की रेट ऑफ चेंज निकालना है उस डायरेक्शन में फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, तो ये रो इनटू जी। इसको मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस माना, इसको इधर वाले को एक्स, तो ये फोर्स प्लस साइन के साथ आएगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स किस रेट से चेंज हो रहा है, dp बाय dx। इस डायरेक्शन में फोर्स की रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जो भी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज रो इनटू ए। ये रिपीट करूंगा मैं क्योंकि ये बेस है और ये बहुत फटाफट आपसे होने लग जाएगा यदि आप समझ जाएंगे तो, ठीक है। तो क्या करना है, कभी भी प्रेशर वेरिएशन पता करना है तो एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, दो ही फोर्सेस अपने को काउंट करना है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा स्यूडो फोर्स। और ये फोर्स किसके ऊपर निकालना है, कौन सा फोर्स निकालना है, वी हैव टू फाइंड फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के ऊपर फोर्स निकालना है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात बेटा, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो यूनिट वॉल्यूम, सुनिएगा, यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा, तो इतने मास के ऊपर अपने को फोर्स निकालना है। यूनिट वॉल्यूम के ऊपर यानी इतने मास के ऊपर फोर्स निकालना, और कितना इजी लगेगा देखो ध्यान से, हमेशा अपने को एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसकी यूनिट वॉल्यूम, फोर्स ऑन यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो इसका मास क्या ले लोगे, बताओ इसका मास क्या लोगे, रो के बराबर।
मान लो ये वेसल इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स आएगा m/g, ये यूनिट वॉल्यूम के लिए। दूसरा वेसल की रेफरेंस फ्रेम में काम करेंगे तो इधर आ गया m/a स्यूडो फोर्स। तो इस डायरेक्शन में प्रेशर की रेट ऑफ चेंज आ गई ρ/a, और इस डायरेक्शन में आ गई प्रेशर की रेट ऑफ चेंज ρ/g। बताओ ये क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आया? बस रो इनटू ये एक्सेलेरेशन वाला टर्म आएगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे? चलो सर आपने ये तो बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, तो जो आप जानते हो पहले उस केस को यूज करते ताकि आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाए। फिर कुछ नए केसेस बताऊंगा। क्या होता है, जैसे जो केसेस है सारे यहां मैंने प्लॉट कर दिए, इनके बाहर कोई केस जाएगा ही नहीं, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। से मान लीजिए वेसल स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ये वेसल मान लीजिए या तो स्टेशनरी है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एम जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो मास है वो रो है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये mg। तो आप देखो सिर्फ यही एक फोर्स है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब सिर्फ इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर की रेट ऑफ चेंज आ गई, पर यूनिट डिस्टेंस इतने से बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स रहता है उस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कम होगा। तो यूनिट डिस्टेंस में कितने से बढ़ जाएगा? कांस्टेंट है ये ρ/g। तो हाइट h नीचे आएंगे, हाइट h नीचे आएंगे तो कितने से बढ़ जाएगा? h ρg। आप ऑलरेडी जानते हैं लेकिन इसका बेस नहीं मालूम। तो ये हम जानते हैं कि हाँ हाइट h नीचे आएंगे तो इस फोर्स की डायरेक्शन में जाएंगे, ये फोर्स जिधर लगेगा उधर प्रेशर बढ़ेगा और पर यूनिट डिस्टेंस इतने से बढ़ेगा। ये कांस्टेंट है, हर यूनिट डिस्टेंस में इतने से बढ़ेगा तो हाइट h में इतने से बढ़ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट कितना आएगा? जीरो। भाई जो भी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो गया? जीरो। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं होगा। किसी भी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो ρ/g और ρ/a, बस ये तीसरा फोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए वो कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि इस पॉइंट पे प्रेशर 10 पास्कल है तो इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे 10 पास्कल मिलेगा। हाँ, यहाँ यदि 1 पास्कल है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आएंगे तो बढ़ता चले जाएगा, और हाइट h कवर करेंगे कितना बढ़ जाएगा? ρgh। अच्छा ठीक है भाई, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। अब जो स्टैंडर्ड केसेस जिनके क्वेश्चंस आएंगे वो सारे केसेस एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर सबसे पहला केस है जहां एक्सेलरेशन जीरो है, वेसल या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, तो कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, तो सिर्फ mg, ये m यूनिट वॉल्यूम के लिए मास, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है। दूसरा केस जो हमको कवर करना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मान लो ये वेसल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो mg के साथ मास की जगह रो आएगा। mg तो लगेगा ही लगेगा, स्यूडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में m/a, एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ। तो अब आपने वेसल की रेफरेंस फ्रेम में ये फोर्स निकाल लिया, ये आ रहा है ρg+a। तो सुनिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वेसल ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो इतना आया, और नीचे की तरफ तो मतलब पर यूनिट डिस्टेंस इतने से बढ़ेगा, तो मान लीजिए हाइट h नीचे आएंगे तो इतने से बढ़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो इतने अमाउंट से कम हो जाएगा। ये चेंज है, ये पर यूनिट हाइट चेंज है।
नीचे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि जिधर फोर्स होता है उधर बढ़ता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कम होता है। तो ये हो गया जहां एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। फिर मैं नोट कराऊंगा ना, आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहूंगा, आप लीजिएगा। और मान लो ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो एक्सेलरेशन जी के बराबर या उससे कम है। ये कारण बताऊंगा, आप इसी केस में यूज करना। अभी नोट्स में जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, उसमें मैं लिखूंगा ये, और इसका कारण भी समझाऊंगा। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है लेकिन जी के बराबर या उससे कम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर हमने क्या किया भाई, हमने एम जी तो प्लॉट किया ही किया, एम जी। अब स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ एम इंटू ए, और क्योंकि ये जी बड़ा है ए से, हम कौन सा केस कवर कर रहे हैं, जहां पर ए छोटा है, ए जी से छोटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, तो रो जी माइनस ए। ये रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। तो इसी नीचे की तरफ प्रेशर इतने से बढ़ेगा, पर यूनिट डिस्टेंस इतने से बढ़ेगा। तो दी हाइट h अपन देखेंगे तो चेंज आएगा, दिस इज पर यूनिट डिस्टेंस चेंज। इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आएंगे तो इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो इतने अमाउंट से प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इज दिस ओके बेटा, है ना। और दो केसेस और फिर मैं आपको लिख के दूंगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। इसमें ऐसा है, इस केस में भाई फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम में ये तो आएगा आएगा, और स्यूडो फोर्स इधर, तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो पर यूनिट डिस्टेंस कितने से बढ़ेगा, रो जी की जगह रो ए आ गया, है ना। ये स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। तो इसको मैं ना नेक्स्ट स्क्रीन से बता देता हूं, ये तो समझ लो। पर यूनिट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में इतने से चेंज होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में इतने से चेंज होगा। पर यूनिट डिस्टेंस इधर बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो पर यूनिट डिस्टेंस इतने से कम हो जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं बेटा। एक और हट कर लेते हैं। क्या कहा मैंने, मान लीजिए एक एक एग्जाम्पल से हर एक की समझाऊंगा। मान लीजिए ये वेसल इधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसा दे रखा है आपको, और आपको हो सकता है कहें, या एक बंद वेसल ले लेते हैं, क्लोज वेसल ले लेते हैं, क्लोज वेसल जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसा पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। और क्लोज वेसल है, इस पॉइंट पे प्रेशर आपको दे दिया सपोज P1, ठीक है, एक्सेलेरेशन है। और हो सकता है आपको पूछें भाई इस पॉइंट पे प्रेशर बताइए, या इस पॉइंट पे प्रेशर बताइए, या इस पॉइंट पे प्रेशर बताइए, तो कैसे काम करेंगे समझे। जैसे आपने देखा एक पॉइंट पे प्रेशर दे रखा है, दूसरे पॉइंट पे निकालना है, तो आप पहले फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम प्लॉट करेंगे। ये हो गया इधर रो जी, इधर हो गया रो ए। बहुत ध्यान से सुनना। अब यहां ये आपको सपोज हाइट h दे दी है और ये बेस लेंथ l दे दी है। यहां से आप इस पॉइंट की तरफ आएंगे तो दिस इज द चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस। जिस डायरेक्शन में चेंज निकालना है उस डायरेक्शन में फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से जब नीचे आएंगे तो इससे कोई लेना देना नहीं, ये वाला फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम डिसाइड करेगा प्रेशर में चेंज। तो ये वाला प्रेशर आ जाएगा P1 प्लस, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो बढ़ेगा, तो रो जी एच। फिर यहां से प्रेशर यहां आ गया, अब यहां से इधर आएंगे तो फिर बढ़ेगा, क्योंकि अब ये डिसाइड करेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इधर चलेंगे तो जो प्रेशर है वो बढ़ेगा फोर्स की डायरेक्शन में, कितने से, ये कितना है P1 प्लस रो जी एच, है ना। इतना यहां था और ये और बढ़ गया, कितने से, पर यूनिट डिस्टेंस कितने से बढ़ रहा है, रो ए से, तो लेंथ एल में इतने से बढ़ जाएगा। तो यहां का प्रेशर आ गया, ये यहां का प्रेशर आ गया।
मान लीजिए ये P1 है और ये पूछा है, तो आप देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल के पहुंच रहे हो, यहां से यहां सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हो, तो इससे कोई लेना देना नहीं। फिर फोर्स की डायरेक्शन में आ रहे तो ये हो जाएगा P1 प्लस कितना इंक्रीमेंट पर यूनिट डिस्टेंस है, रो ए, तो लेंथ एल में इतना हो जाएगा। ये सबको समझ में आया बेटा? ठीक है ना? जो एक इंटीग्रेशन वाला केस है जो डिफिकल्ट नहीं है, वो मैं अलग से बताता हूं, ये केसेस में लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हर एक केस के लिए मैं बना देता हूं। जैसे जहां एक्सेलरेशन 0 है तो सिर्फ एक ही फोर्स है, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये है, ये आप पहले से जानते हैं। तो इस डायरेक्शन प्रेशर इतने से पड़ेगा। यदि ये ए से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो फोर्स है वो रो एम जी भी नीचे और एम ए भी नीचे, स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ है ना, उसमें स्यूडो फोर्स ऐड करके लिख दिया। बहुत इजी लगेगा आपको क्योंकि ये मास हो गया यूनिट वॉल्यूम के लिए। और यदि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकिन लेस देन इक्वल टू जी, वही वाला केस, तो एक बार भाई रो जी नीचे मतलब एम जी नीचे और एम ए ऊपर, एम ए, तो सबट्रैक्ट करेंगे, दिस गिव्स यू चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है? और ये वाला केस बड़े काम का केस है। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एम जी, इस डायरेक्शन में एम ए, इधर इंक्रीमेंट पर यूनिट डिस्टेंस, इधर इंक्रीमेंट पर यूनिट डिस्टेंस। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसकी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है। ठीक है? चलिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से आप नोट करो, बहुत ध्यान से सुनना। एक क्लोज्ड वेसल है, पूरा पानी भर दिया अपन ने, कोई लिक्विड भर दिया, पूरा लबालब भरा हुआ है। ठीक है? और ये वेसल चल रहा है एक्सेलरेशन ए से इस तरफ। ठीक है? और आपको दिया है प्रेशर, मान लो इस पॉइंट का, दिस प्रेशर इज गिवन, दिस इज P1, और ये है, या एक मिनट, इस पॉइंट का प्रेशर या इस पॉइंट का, मिड पॉइंट का प्रेशर लेते हैं। दिस प्रेशर इज P सेंटर, P0। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये जो डायमेंशंस हैं ये मैं प्लॉट कर देता हूं। सपोज दिस इज H1, this is H2, this is L1 up to this point, this is L2, है ना? अब आपको किसी भी पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अपन बहुत सारे पॉइंट्स ले रहे हैं। मान लो आपको इस पॉइंट का प्रेशर पूछा, अब क्वेश्चन में जो पूछा वो ग्रीन कलर से है ना, क्वेश्चन में जो पूछा वो ग्रीन कलर से, तो इसमें बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया इधर तो रो जी है और इधर रो ए। चलो अपन ये वाले पॉइंट को लिखते हैं, यहां तक पहुंचना है। तो क्योंकि ये दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ना, तो हमेशा अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के कॉम्बिनेशन में चलेंगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के कॉम्बिनेशन में चलेंगे। कैसे चलेंगे? चलो पहले ऊपर जाते हैं। ये फोर्स नीचे है और हम ऊपर जा रहे हैं, फोर्स के अपोजिट जाएंगे तो कम हो जाएगा। तो यहां तक ये शुरुआत का प्रेशर P0 है, यहां लिखते हैं शुरुआत का प्रेशर P0। फिर यहां तक आएंगे तो ऊपर आएंगे तो माइनस पर यूनिट डिस्टेंस कितने से कम होगा, रो जी, और ये H1 कम हो जाएगा क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर यहां तक ये वाला प्रेशर आ गया, ये वाला प्रेशर आ गया, इसमें से सबट्रैक्ट किया, फिर इधर आएंगे तो बढ़ जाएगा। बताओ कितने से, L1 डिस्टेंस आ रहे हैं, यहां से यहां L1 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो प्लस
चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, दिस इज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है L1, ये वाला प्रेशर आ गया। ये समझ में आया बेटा? जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया। एक अपन और लिख लेते हैं। चलो, जैसे ये वाला प्रेशर लिखना है, ये वाला प्रेशर, तो यहां से पहले इधर जाते हैं, पहले इधर जाएंगे। तो ये लिखने के लिए शुरुआत करी P0 से, और अपन इधर जा रहे हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -ρ(a)L2, चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस L2। फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर कम होगा, ये इतना पर यूनिट डिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये डिस्टेंस है h1। बस ये सफिशिएंट है। ठीक है बेटा, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल प्रोबेबल केस है ना। कुछ पार्ट खाली हो तो वहां का प्रेशर अभी आएगा ना, खाली वाला वेसल भी आएगा, क्योंकि उसका बेस थोड़ा सा और बताना मेरे को, फिर खाली पार्ट भी आएगा, डोंट वरी। फिर नेक्स्ट जो, अब ये अभी छोड़ देते हैं। ये वाला केस, रोटेशन वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये इसका बेस तैयार कर दूं मैं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत काम का केस है, एम्स में इसके 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, और अब वो इतना कॉमन केस हो गया है कि अब वो डिफिकल्ट के डोमेन में नहीं रह गया है। जैसे कोई एक ट्यूब रोटेट कर रही है, मान लीजिए ये ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ये ऐसे रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि यहां प्रेशर है सपोज P1, और यहां प्रेशर बताओ। ये प्रेशर आपसे पूछ लिया है। ट्यूब नैरो है, मतलब ये हाइट निग्लिजिबल है, मतलब इधर वेरिएशन निग्लिजिबल होगा, है ना। नहीं तो यहाँ प्रेशर है तो उसमें ρgh ऐड करना पड़ेगा। बट वो कह रहे हैं कि नैरो ट्यूब है, मतलब ये हाइट निग्लिजिबल है, मतलब इधर प्रेशर में वेरिएशन निग्लिजिबल है ना। तो इसमें मैं रिजल्ट आपको डिराइव करके दूंगा, क्योंकि कोई एक नया केस इसमें बना के दे दिया तो आपको बेसिक प्रोसेस मालूम होना चाहिए, लेकिन मैं पहले आपको रिजल्ट दे रहा हूं। जब भी ट्यूब रोटेट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिस से दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, याद रखना। जब एक्सिस से दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और मान लीजिए आप डिस्टेंस R1 से लेके R2 तक जा रहे हैं, तो प्रेशर में इंक्रीमेंट, प्रेशर में चेंज, दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। डिराइव करके दूंगा ये वाला केस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रेशर में जो इंक्रीमेंट है वो फॉर्मूला याद रखेंगे, ρ(ω²) बड़ा R² माइनस छोटा R² डिवाइडेड बाई 2। ये प्रेशर में चेंज आया, बड़ा R² माइनस छोटा R² ही करना हमेशा। और फिर कैसे डिसाइड करेंगे, यदि हम दूर जा रहे हैं तो इतने अमाउंट से प्रेशर बढ़ जाएगा, और यदि हम इधर आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, तो इतने अमाउंट से प्रेशर कम हो जाएगा। दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर। डेरिवेशन नए क्वेश्चंस के लिए, डेरिवेशन इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इस केस के लिए नहीं। तो क्या बताया मैंने, R1 से R2 तक जाएंगे तो प्रेशर में चेंज इतना आएगा, रो इस लिक्विड की डेंसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, R2 बड़ा डिस्टेंस, R1 छोटा डिस्टेंस, है ना। और दूर जाएंगे तो हमेशा बढ़ेगा। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ये चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला मैंने दिया। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन मैंने बना के रखा हुआ है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, ये मैप जैसा है, जैसे ये वाला एंड ओपन है, खुला हुआ है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पर इस एंड पे एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया है ना, एक स्टॉपर लगा दिया है। और इस ट्यूब का रेडियस R है और ट्यूब की लेंथ L है। वो पूछते हैं ये लिक्विड इसको कितने फोर्स से पुश कर रहा है। लिक्विड का इस पिस्टन स्टॉपर के ऊपर फोर्स पूछा है।
तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा। भाई यहाँ पर ये जो पिस्टन का एरिया है ये हमें मालूम है, ये एरिया जो है सर्कुलर एरिया, देखो ये एरिया जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और ये जो प्रेशर है ये प्रेशर निकाल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो प्रेशर लग रहा है। अब हमको मालूम है ये वाला एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मतलब इस एंड पे प्रेशर तो पी नॉट हो गया, जो खुला हुआ है जो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर रहा है एंड वहां तो प्रेशर पी नॉट हो गया, और यहां से दूर जाएंगे एक्सिस से दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये जो प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस प्लस क्यों, क्योंकि दूर जाएंगे तो बढ़ेगा, कितने अमाउंट से बढ़ेगा रो ओमेगा स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और ये आर हमेशा एक्सिस से मेजर करना, तो छोटा आर तो जीरो है, यहां इन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर में चेंज पता करना, यहां से यहां कितने से बढ़ रहा है। तो ये वाले पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट है, और ये डिस्टेंस कितना इस वाले पॉइंट का एक्सिस से, छोटा वाला डिस्टेंस जीरो, बड़ा वाला डिस्टेंस, ये प्रेशर आ गया। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो हटा देना, यही प्रेशर आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दे रखा मतलब उसको निग्लेक्ट करना। ये प्रेशर आ गया, दिस इज प्रेशर, दिस इनटू एरिया, खत्म क्वेश्चन। दिस इज फोर्स बाय लिक्विड, लिक्विड का फोर्स। इज इज ओके और नॉट बेटा? विराज सही है आई थिंक, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। अब मैंने क्या नहीं पढ़ाया, मतलब मैं क्या नहीं करा रहा हूं रिवीजन में। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम है या कुछ दे दिया, ये पी नॉट दे दिया, और यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर पूछा है, तो पी नॉट प्लस एच रो जी, बताओ ये कराने की जरूरत है क्या? मैं थोड़ा सा एक कदम आगे का कंटेंट करा रहा हूं ताकि मतलब रहे। आप बोलेंगे सर ये तो हमको याद ही है, एक बार नोट्स पढ़ लोगे ना तो और मदद मिल जाएगी, अपना समय और इफेक्टिवली अपन यूज कर पाएंगे, मेरा ये कहना है। इज दिस ओके? इसका डेरिवेशन दे रहा हूं ताकि कुछ नया आ जाए तो आप ये नहीं बोलो अरे सर ने तो जो केसेस बताया उसके बाहर आ गया ये। तो ये मैं डेरिवेशन दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, ये चेंज जो फॉर्मूला दिया है ये ऐसा ही क्यों होता है, प्लीज पे अटेंशन। सो यहां पर जब भी प्रेशर का वेरिएशन पता करना है तो अपने को फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम पता करना है। तो यहां पर एक तो रो जी एम जी, और बहुत ध्यान से सुनो आप, ये जो वेसल है ये रोटेट कर रहा है, तो इस, या मान लो ये डिस्टेंस आर है, मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो यहां पर इसका एक्सेलेरेशन हुआ ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ या ना पहले बताओ, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये वेसल, तो यहां पर ये एक्सेलेरेशन कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ अब ये तो एक्सेलरेटेड वेसल है, ये तो कैसा वेसल हो गया एक्सेलरेटेड वेसल, तो हमको जो स्यूडो फोर्स लगाना है वो रो, अरे बाप रे, जो हमको स्यूडो फोर्स लगाना है वो रो इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। आराम से पहले इसको पकड़ो भाई, वेसल का एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर वेसल को देखेंगे तो वेसल का एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, फ्लूइड के इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ है, तो अपन को तो इसी वेसल के रिस्पेक्ट में काम करना है। इस वेसल में ये लिक्विड पार्टिकल स्टेशनरी है, तो स्यूडो फोर्स एम इंटू ए इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है dp बाय dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये आर के ऊपर डिपेंड कर रही है रेट ऑफ चेंज। तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इसी के बराबर है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमको छोटा सा चेंज मिल गया रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, छोटा सा चेंज आ गया, छोटा सा चेंज छोटा सा चेंज। हमको R1 से लेके R2 तक टोटल चेंज निकालना है, तो देखो इंटीग्रेट करके जो मैंने रिजल्ट दिया वो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना वही रिजल्ट। आप इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, फिर लिमिट्स रखेंगे तो यही रिजल्ट, करके देखो ना, इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़े बेटा।
अब इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि ये एम्स में ये वाला केसेस बड़े आए हैं, ये रोटेशन वाले, तो आज इन्हीं इन्हीं को अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो अपने को देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, शेप। एक मिनट में देख लो, मैंने ऑर्डर आपके लिए बिल्कुल प्रिसाइज डिसाइड करके रखा है। शेप ऑफ फ्री सरफेस, शेप ऑफ फ्री सरफेस। बहुत ध्यान से सुनना समझना बेटा। डेरिवेशन के साथ रिजल्ट दूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आपको। फ्री सरफेस कैसी होती है किसी वेसल में लिक्विड की? यदि ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, वेसल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो सबको रिजल्ट याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी डेरिवेशन आने ही वाला है, कि ये पीछे वाली सरफेस ऊपर उठ जाएगी। लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, ये लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ लिक्विड है, तो पीछे वाली सरफेस वो ऊपर उठ जाएगी। और ये जो एंगल है, ये सबको याद होगा, अभी डिराइव करेंगे, एक स्टेप में डिराइव कर लेंगे, नए केसेस के लिए डेरिवेशन दूंगा, इस केस के लिए नहीं। टेन थीटा इज ए बाई जी, है ना। ये तो याद रखना ही है बेटा, इस केस में जहां वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, वहां आप डेरिवेशन मत परफॉर्म करते बैठिएगा। तो नए केसेस में कैसे आया ये रिजल्ट, वो मालूम होना चाहिए। तो सुनिए, जो स्टैंडर्ड केसेस है यहां बताता हूं। फ्री सरफेस जो है, उसके सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहेगा, कोई भी पॉइंट ले लो, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फ्री सरफेस जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, उसके सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनिएगा ये रिजल्ट कैसे आया, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको, नए केसेस भी बहुत इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। तो ये सरफेस है और हमको टेन थीटा निकालना है, तो जैसे ये एंगल थीटा निकालना है, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर एच और एल। तो हमको ये रिजल्ट डिराइव करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, है ना। मतलब एक तरह से ये प्रूव करना है कि एच बाई एल इस ए बाई जी, ये हमको डिराइव करना है। ठीक है, ये हमको डिराइव करना है। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये वेसल इधर एक्सेलरेट कर रहा है, हमें यहां कोई भी दो पॉइंट्स लेके, कोई भी दो पॉइंट्स लेके दोनों पे प्रेशर को इक्वेट करना है। फ्री सरफेस के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है भाई, तो मैं ये वाले दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं। हम कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से यहां जाएंगे, बताओ टोटल चेंज इन प्रेशर कितना आना चाहिए, यहां से यहां टोटल चेंज कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ, जीरो, है ना। अब चेंज इन प्रेशर के लिए इस डायरेक्शन में रो जी और इस डायरेक्शन में रो ए, है ना। इस डायरेक्शन में बढ़ेगा रो जी की रेट से, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा रो ए की रेट से। यदि अपन यहां से पहले यहां तक जाए, तो बताओ कितना इंक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि इधर जा रहे हैं ना, तो इंक्रीमेंट आया रो ए एल, इतना इंक्रीमेंट आया। और बताओ ऊपर जाएंगे तो इंक्रीमेंट आएगा कि रिडक्शन आएगा, जल्दी बताओ। इधर प्रेशर इतने से बढ़ा और यहां रिडक्शन, जितने से बढ़ा उतने से कम होना चाहिए, रो जी एच से कम होना चाहिए। भाई यहां पर यूनिट डिस्टेंस कितने से चेंज होगा, रो जी से। तो हाइट एच में कितने से चेंज हो जाएगा, रो जी एच से। ठीक है, तो जितना इंक्रीमेंट है उतना रिडक्शन क्यों आना चाहिए, बताओ अभी वापस बताओ, जितना इंक्रीमेंट है उतना ही रिडक्शन क्यों आना चाहिए, क्योंकि टोटल चेंज कितना है बेटा, जीरो। तो देखो अब एच बाय एल क्या आ रहा है, एच इधर एल नीचे ले जाते हैं, तो ये आ गया ए बाई जी। ये बहुत काम में आने वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको ना एक बार और लिख के बताता हूं, क्या करना है आपको। एक पॉइंट से चलें दूसरे पॉइंट तक जाएं, टोटल चेंज को जीरो से इक्वेट करें, टोटल चेंज इन प्रेशर को जीरो से इक्वेट करें। इंक्रीमेंट को प्लस साइन के साथ लिखो, रिडक्शन को माइनस साइन के साथ। सबको मालूम है इंक्रीमेंट प्लस साइन के साथ आता है, रिडक्शन माइनस साइन के साथ। और टोटल चेंजेस ऐड करके टोटल चेंज को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है तन्वी, जीरो, क्योंकि फ्री सरफेस के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम है ना, तो चेंज जीरो आना चाहिए।
सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में चेंज कितना आना चाहिए बेटा? 0। तो यहां से चलते हैं, तो यहां से पहले अपन फोर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इंक्रीमेंट प्लस चेंज पर यूनिट डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। फिर ऊपर जा रहे तो चेंज माइनस साइन के साथ, चेंज पर यूनिट डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, ये टोटल चेंज शुड बी इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ गया। एक स्टेप एक स्टेप, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूं एकदम नॉर्मल केस है, ये अपर लेवल केस नहीं है, ये तो आना ही चाहिए। इससे एक स्टेप आगे जाते हैं, है ना। जो रिवीजन का अपना पर्पस है कि कहीं थोड़ा सा उलझाने वाला, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टफ तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ा सा उलझाने वाला केस आ गया तो कैसे हैंडल करेंगे, तो देखिए ध्यान से। एक रोटेटिंग ट्यूब है और इसमें इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है ट्यूब, और आपको क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा दे कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये ट्यूब घूम रही है ना, ये ट्यूब सिलिंड्रिकल ट्यूब घूम रही है, और आपको हो सकता है कहीं ये ओरिजिन है जहां पे सरफेस बॉटम पॉइंट टच कर रही है, ये ओरिजिन है, ये एक्स है वाई है, तो ये जो सरफेस है एक्स वाई प्लेन में, ये जो सरफेस है इसकी इक्वेशन बताओ, या कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे यहां पे मान लीजिए ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, और ये ओमेगा है, तो ये जो इक्वेशन है इस सरफेस की, ये पैराबोलिक सरफेस, इसकी इक्वेशन, प्लीज पे अटेंशन। इक्वेशन यानी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, यहां कोई पॉइंट एक्स और वाई माना, इस फ्री सरफेस की इक्वेशन चाहिए। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट एक्स वाई माना आपने, इस एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। प्लीज लिसन केयरफुली। यहां पर हमको मालूम है एक्सिस से दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोटेटिंग लिक्विड में ये एक्सिस है मान लीजिए, और ये लिक्विड रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस से दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और कितने से बढ़ेगा? रो ओमेगा स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर दिख रहा है। तो यहां पर यदि हम इस पॉइंट से फ्री सरफेस के इस पॉइंट तक जाएंगे, तो ये एक्स है और ये वाई है। बताओ टोटल चेंज ए से लेके बी तक कितना आना चाहिए? ए से लेके बी तक चेंज कितना आना चाहिए बेटा? 0। अब पहले अपन इधर जाते हैं, बताओ एक्सिस से दूर जा रहा है तो बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा? प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर, ये बड़ा आर, यहां से यहां तक चेंज लिखना है ना, ये बड़ा आर और छोटा आर 0 बाय 2, इतना इंक्रीमेंट। और फिर ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे तो रो जी एच से बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो रो जी एच से बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो रो जी एच से कम होगा, है ना। सही है। तो यदि हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स, एक तो फोर्स इधर आएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो चेंज नेगेटिव, माइनस रो जी ये पर यूनिट डिस्टेंस इनटू वाई, ये 0, टोटल चेंज को 0 से इक्वेट कर दिया, इक्वेशन आ गई खत्म, वाई और एक्स के बीच में रिलेशन आ गया। इक्वेशन एक स्टेप में इक्वेशन आ गई, ओनली वन स्टेप। तो चलो काटा पिटी मचा देते हैं। रो, इसको उधर ले जाते हैं, उधर रो जी वाई हो गया, उधर जाके रो जी वाई, और ये दूसरी तरफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हर लिक्विड के लिए ये इक्वेशन आएगी, क्योंकि डेंसिटी कैंसिल हो गई, है ना। लिक्विड की जो प्रॉपर्टी यहाँ पिक्चर में थी वो कैंसिल हो गई, मतलब ये जो इक्वेशन है ये जी को नीचे ले जाते हैं, ये जी यहां से यहां शिफ्ट कर देते हैं, ये इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस आ गई। ठीक है, याद क्यों रखो, रख सकते तो ठीक है, नहीं तो एक स्टेप की तो है बात बेटा, एक स्टेप तो है, नॉट मोर देन वन स्टेप। ठीक है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल, वो कहेंगे भाई यहां पर
पहले इसमें लिक्विड भर दिया और आपको कहा ये रेडियस r है, ये हाइट h है। सुनना ध्यान से बेटा, और इसको घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। क्वेश्चन जो बना सकती है एग्जामिनेशन कमिटी, वो आपसे पूछेंगे भाई ये ओमेगा बताओ, ताकि क्या हो जाए, ऐसा कुछ दे दिया आपको कि जो सरफेस है ये ऐसी हो जाए, ये सरफेस ऐसी हो जाए, मतलब बॉटम पॉइंट बस टच कर रहा है, बस यहां खत्म है लिक्विड, इधर लिक्विड भरा हुआ है। ये ओमेगा पूछिए ताकि ऐसी कंडीशन हो जाए। तो सुनो ना बेटा, देखो कितना इजी है भाई। यहां ये फ्री सरफेस, यहां ये फ्री सरफेस, यहां से लेके यहां तक चेंज कितना होना चाहिए, 0। इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कितने से, रो ओमेगा स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इतने से बढ़ेगा। और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इतना ही रिडक्शन आना चाहिए, रो जी एच। कोई याद रखने की जरूरत नहीं, वो इक्वेशन याद रख के मुश्किल है बेटा याद रखना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी है। आया समझ में, सबको समझ में आया बेटा? ये जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स आने दो बेटा। चलो ठीक है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ओमेगा बताइए, सब दे रखा है, और ये लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये ओमेगा। नेक्स्ट केस पे जाएं अपन। प्रेशर जीरो नहीं किया, चेंज इन प्रेशर जीरो बेटा हर्षित, यहां से लेके यहां तक प्रेशर में चेंज जीरो ना, दोनों फ्री सरफेस के पॉइंट्स हैं हर्षित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस। इसमें एक आध रिजल्ट याद करने के लिए देता हूं, है ना, क्योंकि उसका डेरिवेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, एक्सेप्ट कुछ कुछ केसेस याद करने के लिए दूंगा बिना डेरिवेशन के। जैसे किसी इंक्लाइन प्लेन पे, कोई इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए एंगल अल्फा है, और एक वेसल इस पे फ्रीली स्लाइड कर रहा है। इसके लिए याद रखेंगे आप रिजल्ट जो मैं दे रहा हूं। कोई वेसल है, स्मूथ सरफेस है, दो केसेस बता रहा हूं। पानी भरा हुआ है, तो पानी जो है उसकी फ्री सरफेस, जो भी लिक्विड है उसकी फ्री सरफेस इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल रहेगी, यदि फ्रिक्शन नहीं है तो। फ्रिक्शन नहीं है तो हमें मालूम है यदि ये म्यू जीरो है तो ये जी साइन अल्फा से नीचे आने वाला है, सबको मालूम है। ये एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जी साइन अल्फा, सबको मालूम है। ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी जी साइन अल्फा, नहीं तो फिर अपने को फ्रिक्शनल फोर्स भी अकाउंट करना पड़ेगा, है ना। यदि ये म्यू जीरो है तो ये सरफेस इसके पैरेलल रहेगी, कि टू सरफेसेस आर पैरेलल, मतलब इस फ्री सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, जो फ्री सरफेस है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये अल्फा ही आएगा, ये याद रखना। ये दोनों पैरेलल रहेंगे, ठीक है, कब, जब म्यू जीरो है। पहला केस, है ना। दूसरा केस, अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। देखिए कितने लोगों का दिमाग काम करता है। वो कहते हैं कि इस वेसल को छोड़ दिया, यहां रिजल्ट देना है, लेकिन मैं क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछ के रिजल्ट दूंगा। पहले आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, बताएं आपका क्या रिस्पॉन्स है। यहां जो फ्री सरफेस है पानी की, ठीक है, पानी की फ्री सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है। पानी की जो फ्री सरफेस है दैट इज हॉरिजॉन्टल, और वो डेटा देने का तरीका ये है कि वो इंक्लाइन प्लेन के साथ उसका एंगल दे देंगे, इंक्लाइन प्लेन के साथ उसका एंगल अल्फा ही दे देंगे। जैसे ये फ्री सरफेस मान लीजिए यहां तक बढ़ा दिया अपन ने, तो इंक्लाइन प्लेन, सुनिएगा ध्यान से, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा है, तो इस इंक्लाइन प्लेन का इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ भी एंगल अल्फा आएगा, है ना। यदि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना, हॉरिजॉन्टल और ये सरफेस पैरेलल हो गए, तो ये दोनों एंगल्स अल्फा। वो आपको बताएंगे कि ये फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और म्यू की वैल्यू सपोज, सॉरी 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 सॉरी, दिस अल्फा इज सपोज 37 डिग्रीज, और आपसे म्यू एस पूछा है, म्यू एस की पॉसिबल वैल्यू, म्यू एस इज इक्वल टू, अब ऑप्शंस लिख रहा हूं,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9 म्यू एस की वैल्यू। इसको छोड़ दिया, इस वेसल को छोड़ दिया है, रिलीज्ड, दिस वेसल इज रिलीज्ड ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन, और उसकी जो फ्री सरफेस है लिक्विड की वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपको म्यू एस की वैल्यू पूछिए। हेमांग का आंसर आया 0.9, और कोई 0.8, अक्षिता का, हिमांशी का नन, परयुल का ए, तीशा का 0.8, लवी। चलो मैं बताता हूं, आप एक बात ध्यान रखना, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल, लिक्विड की फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल कब रहेगी, प्लीज प्लीज पे अटेंशन, जब उसका एक्सेलरेशन 0 है। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनेंगे, समझेंगे। ये जो वेसल है, यदि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो फ्री सरफेस है, मतलब जो भी प्रेशर में वेरिएशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में। अब बहुत ध्यान से सुनना, ओनली फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज रो जी, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग प्रेशर वेरी नहीं करेगा, तो फ्री सरफेस हैज टू बी हॉरिजॉन्टल। रो जी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है। तो जो भी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है उस डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। पहले इसको बताओ, क्लियर है ये वाला केस। अभी वो क्वेश्चन भूल जाओ, क्वेश्चन पे आएंगे वापस लौट के। अच्छा, यदि सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसके मतलब जो भी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज ओनली रो जी। इसका मतलब कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, स्यूडो यदि एक्सेलरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स आएगा, और स्यूडो फोर्स आएगा तो फिर ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो रिपीट कर रहा हूं इसको, यदि ये एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स आएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, है ना। अब यदि वो कहते हैं फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई, इस डायरेक्शन में कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं है, तो ओनली फोर्स इज रो जी, ओनली फोर्स इज रो जी, ठीक है। मतलब ये वेसल या तो स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। पहले इस पॉइंट को लॉक करो, फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0, ठीक है। अच्छा, अब इस पे लौट के आते हैं, यहां पर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये वेसल चल रहा है कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, इट इज स्टेशनरी, ठीक है। इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, द वेसल इज नॉट एक्सेलरेटिंग, because vessel is not accelerating, free surface is horizontal, free surface is horizontal, तो एक this is stationary, stationary है, मतलब ब्लॉक, बताओ थोड़ा सा फ्रिक्शन रिकॉल करते हैं, ये ब्लॉक कब स्टेशनरी होगा। हमें मालूम है जब म्यू जो है, म्यू एस जो है वो 10 थीटा से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। म्यू एस यदि 10 थीटा के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो बताओ। ओके हेमांग, क्योंकि यहाँ पे म्यू के की वैल्यू नहीं पूछी है, जो दैट केसेस यू हैव टू रूल आउट। तो ये अपने को थोड़ा सा फ्रिक्शन का बैकग्राउंड यूज करना पड़ेगा, कि यदि ये स्टेशनरी है, इसका मतलब ये म्यूएस 10 थीटा से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो म्यूएस बड़ा होगा तो ये ब्लॉक, मतलब कोफिशिएंट फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो ये नहीं चल पाएगा। याद रखने का तरीका, तो यहां पर जो 10 थीटा है, 1037 है, दैट इज 3/4, यानी 0.75। म्यूएस इससे बड़ा है तभी ये रुका हुआ है, म्यूएस इससे बड़ा है तभी ये रुका हुआ है, तो या तो 0.8 या 0.9,
0.8 और 0.9 दोनों जान करके मैंने दिया कि ये याद है कि नहीं याद है, ये भी पता चल जाए। बताओ ये क्लियर है कि नहीं, ये सबको याद है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस जो अपने को देखना है, रोटेशन वाला केस हो गया, ये हो गया। अब एक्सेलरेटेड ट्यूब का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। वो काम करने का एक बहुत बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए इसमें लिक्विड भरा है और आपको ये एक्सेलरेशन पूछा है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है और आपको ये हाइट में डिफरेंस पूछ लिया है। ये जो हाइट में डिफरेंस है, दिस इज गिवन एज एल। कोई भी तीनों में से कोई एक पैरामीटर पूछ ले, ठीक है। तो काम करने का तरीका, एक दो तरीके बताऊंगा, एक तो वन स्टेप है और एक पूरा स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये ट्यूब एक्सेलरेट कर रही है और आपको दोनों लिम्स में जो लिक्विड कॉलम है उनकी हाइट में डिफरेंस पता करना है। तो फिर से फंडा ये यूज करेंगे, भी ये फ्री सरफेस से फ्री सरफेस तक जाएंगे, ए से लेके बी तक जाएंगे। बताओ चेंज इन प्रेशर कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ। जीरो आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहां से चलना चालू करते हैं और ये लिख लेना पहले, इस डायरेक्शन में रो जी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस डायरेक्शन में रो ए। ये जरूर प्लॉट कर लेना, और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी क्लास में कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां हम इस पॉइंट से चलना चालू करेंगे, इस पॉइंट तक जाएंगे। तो चलो देखें, पहले नीचे आएंगे। अब ये नहीं दे रखा तो इसको एक्स मान लेते हैं, नहीं दे रखा बिना उसके लिख नहीं सकते ना, तो इसको एक्स मान लिया। तो यहां से यहां नीचे आ रहे हैं, तो इंक्रीमेंट रो जी एक्स, ठीक है भाई, प्लस नीचे आ रहे हैं। फिर इधर जाएंगे तो फिर इंक्रीमेंट, इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, यहां तक आ गए। अब ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो इंक्रीमेंट की रिडक्शन जल्दी बताओ, इंक्रीमेंट की रिडक्शन आई की आर, शाबाश। ऊपर जाएंगे तो रिडक्शन यानी माइनस साइन, दोनों को अलग अलग लिख देते, ये वाला रिडक्शन, ये वाला रिडक्शन यहां तक रो जी एक्स, और फिर यहां से और रिडक्शन। आराम से देखो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा, जल्दी बताओ, कोई डाउट है क्या? बढ़िया अक्षत, 9 नो। अब ये कैंसिल हो गया, यू हैव रो ए एल इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये एच की वैल्यू हो गई, हाँ वो वन स्टेप सॉल्यूशन वही बता रहा हूँ हेमांग, मैंने बोला ना दो सॉल्यूशन से इसके एक एक ये आना ही चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन है और इसका वन स्टेप सॉल्यूशन। भाई यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है तो फ्री सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल टेन थीटा इज ए बाई जी, ये याद रखना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी एक्सेलरेशन है, तो जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस, इसका फ्री सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल टेन थीटा विच इज एच बाय एल इज ए बाई जी। ये आ गया सेम रिजल्ट। दोनों आना चाहिए, दोनों अच्छे से आना चाहिए। राम पटीदार हाउस जोश, ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलो फिर
इसमें एक्सेलरेटेड ट्यूब में एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस, ये मैं एम्स में बार बार आया है ना इसलिए ले रहा हूँ, और बिल्कुल प्रोबेबल है क्योंकि बहुत बार अब ये हर एग्जाम में आ गया है। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछता, देखो ये वाला जो केस है कैसे आ सकता है, अब इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना। देखिए कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। ये तीनों लिम्स जो हैं ये लेंथ एल के हैं। और जो लिक्विड भर रहे हैं अपन, इस लिक्विड कॉलम की लेंथ है, लेंथ ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 2L। और अपने को पूछते हैं ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, विदाउट स्पिलिंग। अक्षिता अभी आ जाएगा बेटा, इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा। अपने को पूछते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ताकि लिक्विड ढुले ना, बाहर ना निकले। कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाना है। 45 देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अब देखो इसके सॉल्यूशन के दो तरीके। देखो एक तो ये कि भाई ये वाला जो लेवल है वो ऊपर जाएगा, वो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में दे रखा है ये टोटल लेंथ 2L है, ये वाली लेंथ 2L है, ये 2L है, ये L है, तो ये बची हुई L, ये टोटल 2L है, ये L है, तो बची हुई L, ये L/2, ये L/2, ये L/2, L/2। यदि ये L/2 है तो ये खाली पार्ट भी L/2। तो ये गिरना कब चालू होगा, जब ये वाला कॉलम L/2 ऊपर चला जाएगा। तो यदि ये वाला कॉलम L/2 ऊपर चला गया तो ये वाला कॉलम L/2 नीचे आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। यस और नो, बस इतना बताओ। भाई इधर L/2 ऊपर जाएगा तो इधर से L/2 नीचे आएगा ना, क्योंकि भाई इधर लिक्विड बढ़ रहा है तो इधर कम होगा, है ना। ऐसा एक्सेलेरेशन निकालना है, बस इससे ज्यादा करेंगे तो डुलना चालू हो जाएगा, इससे ज्यादा करेंगे तो डुलना चालू हो जाएगा। तो यहां पर बस अपने को वो एक्सेलेरेशन निकालना है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये फ्री सरफेस का ये एंगल टेन थीटा, फ्री सरफेस का एंगल विच इज A/G, विच इज A/G। यू हैव टू रिमेंबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेसल का एक्सेलेरेशन ये है, तो टेन थीटा फ्री सरफेस का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है दैट हैज टू बी A/G। अब ये कितना आ रहा है बताओ, यहां से कितना आ रहा है, L/L। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जी। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखो है फ्लूइड स्टैटिक इजी, बताओ डिफिकल्ट लग रहा है क्या फ्लूइड स्टैटिक? सारी चीजें SHM वेव सब ऐसे इजी लगने वाले हैं। ठीक है चलो। इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अब आपको तरीका समझ में आ गया। सिर्फ फॉर्मूला नहीं, टेन थीटा इक्वल टू A/G नहीं, आपको उसको यूज करना भी आ गया है ना। नेक्स्ट जो केस है देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू और दे रहा हूं जो कि फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत काम में आएगा, एक एक नया पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट हैव अ फील ऑफ इट। जैसे अप्रोचेस दे रहा हूं आपको, और ये अप्रोचेस आपको स्टोर करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर कितनी सारी मेथड्स हो गई, हर एक में फील आ जाएगा ना, तो आप बोलेंगे सर बहुत इजीली स्टोर कर लिया हमने। से मान लीजिए ये ए से आगे चल रहा है, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट।
और अपने को ये डिफरेंस पता करना है हाइट में। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, मजा आएगा। अपने को हाइट में डिफरेंस पता करना है, ठीक है। तो समझो ये वाला जो प्रेशर है, यहां जो भी प्रेशर है इस कॉलम को सपोर्ट करता है, ये प्रेशर इस कॉलम को सपोर्ट कर रहा है। हैव अ फील, यहाँ जैसे आपने देखा कि इधर बड़ा कॉलम है तो यहाँ बड़ा प्रेशर सपोर्ट करेगा, हमको मालूम है इधर आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा भी, ठीक है। तो इस कॉलम को जो प्रेशर सपोर्ट कर रहा है वो ज्यादा है क्योंकि बड़ा कॉलम सपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो कॉलम है छोटा, तो यहाँ छोटा प्रेशर है। पहले ये इस पे यस और नो बोलो। तो जितना बड़ा हाइट वाला कॉलम सपोर्ट करेंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ यहां यहां से कितना ज्यादा प्रेशर यहां है, सिर्फ एक्सेस। इसके कंपैरिजन में जो एक्सेस प्रेशर है वो है रो ए एल, इतना प्रेशर एक्सेस में इस तरफ। तो इतने प्रेशर से कितना एक्सेस कॉलम सपोर्ट हो जाएगा, इतने प्रेशर से जो यहाँ एक्सेस प्रेशर है उससे कितना एक्सेस कॉलम सपोर्ट हो जाएगा, जिसका प्रेशर ये बैलेंस कर देगा। एक फील वाली बात एक बार फिर, कि यहां पे जितना एक्सेस प्रेशर होगा उतना एडिशनल कॉलम सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना एक्सेस प्रेशर आया उतना एडिशनल कॉलम सपोर्ट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक प्रेशर कितने से बढ़ गया, इतने से वो इतना एडिशनल कॉलम सपोर्ट करेगा। क्योंकि ये इतना तो कॉमन ही है, इतना तो दोनों सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन यहां पे कुछ ज्यादा प्रेशर है तो उसके कारण ये ज्यादा बड़ा कॉलम सपोर्ट हो रहा है, ठीक है प्रिंस। इससे बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये बहुत बढ़िया फील वाला केस है, इसको मैं एक दो बार और समझाऊंगा। अच्छा, अब जो रोटेशन वाला केस है, प्लीज पे अटेंशन। ये क्वेश्चन है, आपको डेंसिटी दे दिया और ये डायमेंशंस भी दिया। दिस इज सपोज, एक मिनट, डेंसिटी दे रखी है, दिस लिक्विड हैज डेंसिटी रो, और आपको ओमेगा बताना है, ठीक है। अब इसको दो अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले यही वाला व्यू रिपीट करता हूँ, एक आध बार और अभी रिपीट हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे कॉलम की हाइट ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ बड़ा प्रेशर सपोर्ट कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके कंपैरिजन में बड़ा प्रेशर सपोर्ट कर रहा होगा। यहां से यहाँ बताओ प्रेशर कितने से बढ़ रहा है, जरा दिमाग लगा के बताओ कितने से प्रेशर बढ़ रहा है। आप लोगों के लिए वो एक्सप्रेशन लिखना मुश्किल रहेगा। रो ओमेगा स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर, एक्सिस से बड़ा डिस्टेंस कितना है L2, R2 L2, छोटा डिस्टेंस कितना है L1। इतना प्रेशर यहां से यहां बढ़ गया, इतने अमाउंट से बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है वो एक्सेस हाइट बैलेंस करने के लिए, यहां के कंपैरिजन में जो एक्सेस है वो एक्सेस हाइट बैलेंस करेगा, ठीक है। दिस इज रो जी एच, रो तो कैंसिल ही हो गया। ये क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया ये वाला केस। जल्दी बताओ, किसी को डाउट इसमें। बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि ना एक फील और डेवलप हो जाए, फील और अच्छे से डेवलप हो जाए, है ना। परियुल आ जाएगा बेटा। यहां से यहां तक प्रेशर जितने से बढ़ेगा उतना एडिशनल कॉलम सपोर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर में इंक्रीमेंट का फॉर्मूला है रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इससे ये एडिशनल कॉलम सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है परियुल, ठीक है। अच्छा, इसमें एबीसीडी वाला सॉल्यूशन भी समझो। एक फ्री सरफेस पॉइंट से दूसरे फ्री सरफेस पॉइंट तक बताओ टोटल चेंज कितना आएगा? 0। तो ऐसा करते हैं, यहां से चलते हैं भाई, यहां से चलेंगे, पहले नीचे आ रहे हैं, इसको मान लिया आपने x, ये आना ही चाहिए प्रोसेस, यहां x, तो नीचे आ रहे हैं तो इंक्रीमेंट रो जी एच का, यहां से यहां इंक्रीमेंट, फिर यहां से यहां फिर इंक्रीमेंट आएगा क्योंकि एक्सिस से दूर जा रहे हैं। अब ऊपर जाएंगे तो बताओ इंक्रीमेंट आएगा कि रिडक्शन? आई की यार जल्दी बताओ, रिडक्शन। तो माइनस साइन के साथ कितना, रो जी, दिस इज चेंज पर यूनिट हाइट, और यहां जाएगा h प्लस एक्स, ये x माना ना अपन ने, टोटल चेंज 0 से क्विट कर दो, वो आंसर आ गया जो ऊपर वाला है। ये आना ही चाहिए, ये भी आना चाहिए। क्लियर बेटा? अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। देखें आप लोग कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं कि नहीं, समझ पाते हैं कि नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी ये स्टेशनरी है वेसल, अब ये वेसल स्टेशनरी है, ठीक है। और ये डेटा दे दिया आपको, ऐसी कंडीशन है। अब वो कहते हैं कि ओमेगा बताओ ताकि यहां पे हाइट 0 हो जाए। अब वो घुमा रहे हैं इसको, ये ओमेगा, ताकि ये मिडिल वाले कॉलम में लिक्विड खत्म हो जाए, उसमें लिक्विड हाइट 0 करना है। जल्दी बताओ, और इससे केस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शाबाश अक्षत, अब वो ओमेगा बताओ ना बेटा। डेंसिटी की जरूरत पड़ रही तो रो मान लेना, डेंसिटी की जरूरत पड़ रही तो रो मान लेना। हर्षित, आज टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला, बहुत ही बढ़िया। √2g/l, 2√g/l, एक जगह आ रहा आंसर, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक का गलत हो गई होगा। √4g/l, ठीक है जी, देखते हैं बेटा। अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ लेंथ एल है, स्टैटिक है, तो हर एक कॉलम में लेंथ एल होना चाहिए, ये तो हमको मालूम है, क्वेश्चन में दे भी रखा है। ये एल, ये एल, ये एल। यदि घुमाएंगे तो भाई लिक्विड बाहर की तरफ मूव करेगा। यदि यहाँ हाइट 0 हो गई तो दोनों तरफ L/2 से बढ़ेगी, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो यदि हमने इसको ऐसे घुमाया कि ये जो कॉलम है ये खत्म हो गया, तो इधर हाइट L/2 से बढ़ गई, इधर भी हाइट L/2 से बढ़ गई। पहले इस पॉइंट को समझो, ये डिफिकल्ट है क्या बताओ? पॉइंट नंबर 1 कि बीच वाला खाली हो गया और दोनों एक जैसे प्लेस्ड है, तो दोनों में आधा आधा चला जाएगा। अच्छा, और यहां पर यहां से लेके यहां तक जो
प्रेशर बढ़ रहा है, यहां से लेके यहां तक जो प्रेशर बढ़ रहा है कितने से बढ़ रहा है, रो ओमेगा स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतने अमाउंट से प्रेशर बढ़ रहा है। ये जो एक्सेस प्रेशर है यहां से यहां तक, ये पूरा एक्सेस कॉलम सपोर्ट करेगा, ये एक्सेस कॉलम। बताओ यहाँ, यहाँ तो हाइट 0 हो गई, तो बताओ यहाँ कितना एक्सेस कॉलम बैलेंस हो रहा है, 3l/2 कि l/2। मतलब एक्सेस हाइट जो बैलेंस हो रही है वो l/2 है कि 3l/2, 3l/2, क्योंकि देखो यहाँ तो हाइट 0 ही होगी बेटा, लिक्विड यहाँ खाली हो गया, इसका पूरा लिक्विड निकल गया, तो भाई यहां से यहां जाएंगे तो एक्सेस हाइट जो है वो 3l/2 होगी। √3g/L, श्रद्धा बहुत ही बढ़िया। इज इज ओके? ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये डिमांड आ रही है, उस मेथड से भी यही आएगा, सभी मेथड से ही आएगा बेटा, सही है तो मजे आ गए आज। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। 3l/2 कैसे, l ऑलरेडी है बेटा विदुषी, और l/2 और चला गया। सिर्फ आप ना फ्लूइड स्टैटिक रिवाइज कर लो, फिर मैं बताऊंगा फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक में मेरे को एक लेक्चर कम से कम, और नहीं एक नहीं दो लग सकते, क्योंकि बॉयंसी भी है, फ्लोटेशन है, तो ये चीजें हैं, मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करो। बट आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा एक बार रिवाइज कर लोगे तो समझ में जल्दी आएगा, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, चलो बेटा, ओके, है ना, मिलते हैं अपन। बैकलॉग कैसे कवर करें, थोड़ा थोड़ा पुराना पार्ट करते जाओ, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, करंट को छोड़ो मत, पुराने वाले को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलने पे निपटाओ। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो। सर इलेक्ट्रो पढ़ाओगे आप, बिल्कुल बेटा, रिवीजन का जितना टाइम मिलेगा आप जो डिमांड करोगे ना वो कराते जाएंगे। ठीक है, उसका लोड मत लो। ठीक है। कर दो बंद।